नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 10 जून को होने वाला राज्यसभा का बाइनियल इलेक्शन एक बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ गया। अब ये चुनाव कुछ राज्यों में, ख़ास तौर से राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में ये चुनाव उम्मीदवार को जिताने से ज़्यादा उम्मीदवार को हराने का बन गया है कि कौन किसको हराना चाहता है। अब राजस्थान और हरियाणा में नतीजा बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि अशोक गहलोत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसको जिताना चाहते हैं और किसको हराना चाहते हैं। ये दोनों नेता तय करेंगे हरियाणा और राजस्थान का चुनाव। लेकिन महाराष्ट्र में उससे भी दिलचस्प है चुनाव, उसकी भी बात करूँगा। लेकिन शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान में एक उम्मीदवार को जीत के लिए 41 वोट्स चाहिए, 41 वोट चाहिए। बीजेपी के पास 30 सरप्लस वोट है और कांग्रेस के पास 26 सरप्लस वोट है। अब सारी लड़ाई आ गई है जो छोटे दल हैं और जो इंडिपेंडेंट्स हैं, कौन किसको ज़्यादा तोड़ पाता है। बीजेपी को 11 वोटों की ज़रूरत है और कांग्रेस को 15 वोटों की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है मामला बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। कांग्रेस पार्टी को डर है कि उसके विधायक टूट सकते हैं। इसलिए गुरुवार को 40 विधायकों, जिनमें कांग्रेस के विधायक और कुछ निर्दलीय थे, उनको उदयपुर के एक रिसोर्ट में भेज दिया गया। अगले दिन यानी आज फिर बाकी लोगों को भेजा गया। अब मुख्यमंत्री भी वहां जा रहे हैं। इन विधायकों को 2 दिन से वर्कशॉप के नाम पर इकट्ठा रखा गया था। तब भी डर बना हुआ था। सरकार अपनी है, पुलिस अपनी है, पूरी व्यवस्था अपनी है, उसके बावजूद डरे हुए हैं कि विधायक टूट सकते हैं। तो जिनको टूटना होगा वो तो टूट ही जाएंगे। दूसरी बात, जो विधानसभा का गणित है उसमें बीजेपी के पास जो 30 सरप्लस वोट हैं, उसके अलावा हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उसके 3 विधायक हैं जिनका समर्थन सुभाष चंद्रा को मिलेगा, जो इंडिपेंडेंट के तौर पर बीजेपी के समर्थन से लड़ रहे हैं। उसके अलावा बीटीपी के भारत ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक हैं। भारत ट्राइबल पार्टी गहलोत सरकार से नाराज़ है, कई मुद्दों को लेकर नाराज़ है, उनकी मांगें नहीं मानी गई उनको लेकर नाराज़ है। तो कम से कम अभी मतलब कोई गठबंधन छोड़ने का फैसला नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया है कि इस चुनाव में कांग्रेस का साथ नहीं देना, बीजेपी का साथ देना है कि नहीं, मतलब बीजेपी समर्थित उम्मीदवार का साथ देना है कि नहीं, ये अभी तय होना है। लेकिन कांग्रेस का साथ नहीं देना है, ये तय हो चुका है। इसके अलावा जो है निर्दलियों पर दोनों दलों की नज़र है। निर्दलियों में कई ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि अगला चुनाव यानी 2023 का विधानसभा चुनाव किसी न किसी पार्टी के साथ, कांग्रेस या बीजेपी के साथ लड़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो हवा का रुख देखकर वो तय करेंगे कि किसके साथ लड़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, उस दिशा में जा सकते हैं। कौन किधर जाएगा मालूम नहीं। हालांकि ये दावा किया जा रहा है सुभाष चंद्रा की ओर से कि उनकी 6 निर्दलीय विधायकों से बात हो चुकी है। अब वो कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है ये तो नतीजा आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ और हुई है राजस्थान में। जब चुनाव के नतीजे आए थे तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 99 सीट्स मिली थी। एक बाई इलेक्शन में जीते थे, एक जो है आरएलडी का उम्मीदवार जीता था जयंत चौधरी की पार्टी का, वो 7 है। उसके बाद 6 बहुजन समाज पार्टी के जीते हुए विधायकों का विलय करा लिया कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्य इकाई में। उसको मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी ने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ में आता है, क्योंकि अलग अलग राज्य इकाइयों का मर्जर अलग अलग नहीं हो सकता। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो भी विलय होगा या स्प्लिट होगा, जो भी होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर होगा। तो मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी ने राज्यपाल और विधानसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखी है कि इन 6 विधायकों को वोट देने से रोका जाए, क्योंकि ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई प्रोसीडिंग्स चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्हें वोट न देने दिया जाए। अब मुझे नहीं लगता कि स्पीकर ऐसा करेंगे और या राज्यपाल को ये अधिकार होगा कि वो वोट देने से रोक दें। लेकिन एक संशय पैदा हो गया है। जो बीएसपी के 6 विधायक गए हैं कांग्रेस पार्टी में, उनके मन में एक दुविधा पैदा हो गई है।
तो ये कुल मिलाकर माहौल जो है बड़ा अनिश्चितता का हो गया है। तो यही डर है अशोक गहलोत को। सचिन पायलट कैंप जो है बिल्कुल खामोश है, वो क्या करेगा इस चुनाव में कुछ पता नहीं है। लेकिन अब ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ ये राजस्थान और हरियाणा दोनों के लिए साबित होती है, दोनों पर जो है सही बैठती है कि अशोक गहलोत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों में इस बात को लेकर नाराज़गी है कि टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कौन उम्मीदवार होगा इसका फैसला करते समय हाईकमान ने उनको पूछा नहीं और उनके राज्य से राज्यसभा का उम्मीदवार चुना जा रहा है और कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं है। तो राजस्थान में 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तीनों बाहरी उम्मीदवार हैं। ये सेंटिमेंट जो है राजस्थान में भी चल गया है और ये सेंटिमेंट हरियाणा में भी चल गया है। ये दोनों नेता हाईकमान को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, उस हाईकमान को याद रखिए, उस हाईकमान को जो अपने पूरे अस्तित्व के सबसे कमज़ोर दौर से गुजर रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिल चुका है। 2 जून को पेश होना था राहुल गांधी को, वो लंदन में है, उन्होंने समय मांगा। लंदन में है कि नहीं पता नहीं, लंदन में थे, वहाँ वहीं हैं, कहीं और चले गए, किसी को पता नहीं है। तो उन्होंने समय मांगा, उनको 11 जून का समय मिला है। 11 जून को उनको पेश होना है ईडी के सामने। सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होना था, उनको पता चला कि जिस दिन नोटिस आया उसके अगले दिन कोविड हो गया, तो उन्होंने अपने को आइसोलेट कर लिया है। तो अब वो 8 जून को पेश हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी पता नहीं। हालांकि कांग्रेस तो बड़ा दावा कर रही है कि कुछ भी हो जाए वो पेश होंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 8 जून को वो पेश हो पाएंगी, वो भी समय निश्चित रूप से मांगेंगी। तो बात ये नहीं कि ईडी के सामने किस तारीख को पेश होना है कि नहीं होना है। बात ये है कि जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो गांधी परिवार का आभा मंडल था, जो उनकी ताकत थी कि वो इनविंसिबल हैं इस मायने में, चुनाव में नहीं, बाकी मामलों में, कि कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, चाहे जितनी विरोधी सरकार हो, उन पर कोई हाथ नहीं डालेगा। ये जो बना हुआ था तिलिस्म उनका, वो टूट चुका है। इसकी वजह से देखिए, जब भी केंद्र कमज़ोर, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी केंद्र कमज़ोर होता है तो क्षत्रपों की ताकत बढ़ जाती है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये कांग्रेस के साथ हो रहा हो ऐसा नहीं है। हर पार्टी, हर संगठन के साथ होता है, हर देश के साथ होता है, हर राज्य के साथ होता है। जब भी केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ती है, क्षत्रप जो है सर उठाने लगते हैं। तो ये क्षत्रपों के सर उठाने का समय है कांग्रेस पार्टी में। दूसरी बात, कम से कम राजस्थान में ये दिखाई दे रहा है अशोक गहलोत को कि 2023 का चुनाव उनको सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा नहीं जिता सकते। हालांकि मेरा मानना है, अभी से मानना है कि कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही है और राजस्थान में जो परंपरा है हर बार बदलने की, उस लिहाज से भी देखें तो उसके जीतने की संभावना नहीं है। लेकिन अभी चुनाव बहुत दूर है, 1.5 साल बाकी है, तो इस बारे में बात बाद में की जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से अशोक गहलोत सरकार बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। जनता में नाराज़गी है, उससे ज़्यादा पार्टी के अंदर नाराज़गी है, पार्टी के अंदर गुटबाजी है। अशोक गहलोत को बीजेपी से लड़ने से पहले सचिन पायलट से लड़ना पड़ेगा। तो इन सब परिस्थितियों में कांग्रेस के 2 उम्मीदवार राजस्थान से तो जीतना पक्का है। तीसरे के बारे में अशोक गहलोत तय करेंगे कि उसको जिताना है कि नहीं। कहा यह जा रहा है कि प्रमोद तिवारी का तीसरा नाम है। प्रमोद तिवारी ने इसका खंडन किया है कि कोई कहीं तय नहीं हुआ है कि कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है। बहुत से लोग चाहेंगे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला हार जाए, कांग्रेस में भी चाहेंगे। अब वो हारेंगे कि नहीं हारेंगे, उनको देखिए, होता क्या है कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी अपने विधायक अलॉट करती है हर उम्मीदवार को कि ये विधायक आपके खाते में है, ये आपके खाते में है। अब उनमें से कौन टूटता है कि किसके खाते का विधायक, इस पर निर्भर करेगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन अभी तक का जो गणित है आज की तारीख का, यानी 3 जून का, 3 जून का, उसके हिसाब से कांग्रेस का तीसरा उम्मीदवार हार जाएगा। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। हारेगा कि नहीं, ये तो 10 जून को ही पता चलेगा। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भी यही स्थिति है। वहाँ जो है बीजेपी का जो गठबंधन है उसके सपोर्ट में कुल बीजेपी, जेजेपी और इंडिपेंडेंट्स मिला के 57 जो है एमएलए साथ है।
बीजेपी को अपने पहले उम्मीदवार को जिताने के लिए 31 वोट चाहिए। तो उसके बाकी जो बचते हैं वोट वो और प्लस इंडिपेंडेंट्स 31, कांग्रेस के पास एग्जैक्ट नंबर है 31। अब इन 31 विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजने का फैसला किया कांग्रेस पार्टी ने कि पहले उनको दिल्ली बुलाया, दिल्ली से फिर रायपुर भेजा। तो दिल्ली से रायपुर दिल्ली पहुंचने वाले विधायकों की संख्या सिर्फ 28 थी, 3 विधायक नहीं आए। उनमें से एक कुलदीप बिश्नोई है जो जब से प्रदेश अध्यक्ष का फैसला हुआ नाराज़ है। वो अभी कुछ दिन पहले ही जाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर आए हैं। माना जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस से नाराज़ हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार को वो वोट देंगे, इसमें भारी शंका है। बल्कि एक तरह से कहा जा, औपचारिक रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनौपचारिक रूप से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक तो कुलदीप बिश्नोई का 1 वोट कम होना पक्का है। अब दूसरा जो विधायक नहीं गया वो किरण चौधरी है। उनकी बेटी श्रुति चौधरी को हालांकि वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर उनको संतुष्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो भी जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व हो गया है हरियाणा कांग्रेस में, उससे वो दुखी भी हैं, नाराज़ भी हैं। तो वो किस ओर जाएंगी, कांग्रेस के खिलाफ वोट देंगी, इसमें लोगों को शंका है, लेकिन वो एब्सटेन कर सकती हैं। एक और तीसरे विधायक हैं चिरंजीवी राव। कहा जा रहा है कि वो कुछ पारिवारिक फंक्शन में व्यस्त होने के कारण नहीं गए, लेकिन लोग अक्सर इस तरह के बहाने बनाते हैं। लेकिन जो 28 गए हैं उनमें से सब के सब कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को वोट देंगे, इसमें शंका बनी हुई है। इसी शंका की वजह से कांग्रेस पार्टी ने उनको छत्तीसगढ़ भेजा है कि कोई उनसे संपर्क न कर पाए, कोई उनको तोड़ने की कोशिश न कर पाए। लेकिन जब भेदिया घर का ही हो, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चाहते हों हराना, और याद रखिए ये कोई अनहोनी बात नहीं है, 6 साल पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा कर चुके हैं, 14 वोट इनवैलिड करा चुके हैं कांग्रेस के। तो इसलिए जो है ऐसा वो कर सकते हैं कि नहीं, इस पर सवाल नहीं है कि करेंगे कि नहीं। पिछली बार जो किया था वो इस बार भी करेंगे कि नहीं। उनके लिए अजय माकन ज़्यादा फायदेमंद हैं या फिर इंडिया न्यूज़ के मालिक कार्तिकेय शर्मा, ये तय करेगा। उसके अलावा कार्तिकेय शर्मा, मैंने अब पहले भी बताया था आपको, कार्तिकेय शर्मा के पिता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस के विधायकों में, अब हालांकि कांग्रेस में नहीं है अभी, लेकिन कांग्रेस के विधायकों से उनके अच्छे संबंध संपर्क हैं। उनके कहने से इस बात को मानकर चलिए कि 1-2 विधायक तो टूट ही सकते हैं। तो अजय माकन की जीतने की सबसे कम संभावना है। ये बात हुई हरियाणा की। अब जरा महाराष्ट्र पर आते हैं। महाराष्ट्र का सीन बड़ा अजीब सा है। महाराष्ट्र में कुल 6 सीटें खाली हुई हैं। 2 सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार सीधे जीत जाएगा, इसमें शक नहीं। एक सीट कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का जीत जाएगा, उसमें भी कोई शक नहीं है। उनके नंबर सबके पास उसके हैं। 42 वोट चाहिए एक उम्मीदवार को जीतने के लिए। कांग्रेस के पास 44 है, एनसीपी के पास 54 है और शिवसेना के पास 56 है। तो इन सरप्लस वोटों के आधार पर और इंडिपेंडेंट्स के समर्थन की उम्मीद में शिवसेना ने अपना दूसरा उम्मीदवार खड़ा कर दिया। बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार खड़ा कर दिया और बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है कि उसको तीसरा उम्मीदवार अपना जिताना है। और उसके जीतने की संभावना कैसे बन रही है, आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी हो सकता है। माना यह जा रहा था कि इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उससे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के विधायक और नेता नाराज़ है कि बाहरी आदमी, इसको कोई जानता नहीं, इसको पार्टी ने भेज दिया है। लेकिन उसके जीतने की अब संभावना ज़्यादा हो गई है। हारने की संभावना किसके हो रही है? क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये चुनाव ख़ासतौर से इन 3 राज्यों में जिताने से ज़्यादा हराने का खेल चल रहा है इसमें। तो हारने की संभावना किसकी बन रही है? वो उस नाम पर आप कभी उसका नाम नहीं लेंगे। उसका नाम है संजय राउत, शिवसेना के नेता है। शिवसेना के लोग, विधायक बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं संजय राउत से। क्यों नाराज़ है? उनका मानना है कि उनको हिंदुत्व के खेमे से उद्धव ठाकरे और शिवसेना को निकालकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ इस सेकुलर खेमे में लाने वाले
एकमात्र संजय राउत हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, उन्हीं की वजह से ये हुआ। और इन विधायकों को अगला चुनाव दिख रहा है, उनको मालूम है कि अगला चुनाव इस सेक्युलर खेमे के साथ रहकर जीतना बड़ा कठिन है, उनमें से ज़्यादातर विधायकों के लिए। तो ऐसे में उनको लग रहा है कि अगर संजय राउत को हरा दिया जाए तो हो सकता है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी रणनीति पर, राजनीतिक रणनीति पर पुनर्विचार करें। तो आप देखिए कहाँ उम्मीद हो रही थी कि इमरान प्रतापगढ़ी हार जाएंगे, कांग्रेस के नाराज़गी है, लेकिन अब संभावना ज़्यादा इस बात की हो गई है कि संजय राउत हार सकते हैं। अब हारेंगे कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि एक उम्मीदवार को तो हारना ही है। 6 सीटें हैं और उम्मीदवार 7 हैं, तो एक उम्मीदवार तो हारना ही है। तो अब सवाल ये है कि बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार हारेगा या शिवसेना का दूसरा उम्मीदवार हारेगा, या फिर कांग्रेस में बगावत होगी तो क्या इमरान प्रतापगढ़ी हारेंगे। ये सब संभावनाएं हैं। हालांकि अब जो परिस्थिति बनी है उसमें इमरान प्रतापगढ़ी के हारने की संभावना मेरे हिसाब से थोड़ी कम हो गई है, लेकिन संजय राउत और बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार में से किसी एक का हारना तय है। कौन हारेगा कौन जीतेगा 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन ये चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।